हेलो फ्रेंड्स। आप लोगों के मन में ये सवाल तो जरूर आता होगा कि आजकल इस देश में मंत्रियों के इस्तीफे क्यों नहीं होते। इस देश में जून 2023 में बहुत बड़ी एक रेल दुर्घटना हो गई जिसमें लगभग 300 लोग मारे गए और 1200 लोग घायल हुए। ये भारत के रेलवे इतिहास का सबसे ज्यादा दर्दनाक, सबसे ज्यादा भीषण जो है दुर्घटना थी, परंतु मंत्री का इस्तीफा नहीं हुआ। ऐसी साल 2023 में बहुत सारे मेडिकल के और अलग अलग स्ट्रीम के एग्जामिनेशन पेपर्स लीक हुए, परंतु मंत्री जी का इस्तीफा नहीं हुआ। साल 2022, 2023, 2024 में हमने लगातार देखा कि हमारे पड़ोसी मुल्क, जिसे हम कभी कहते थे सार्क समूह, ये जो मुल्क अलग अलग थे, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव्स, नेपाल, भूटान, ये सार्क मुल्क के देश, छोटे छोटे देश जो भारत के साथ खड़े थे, इन देशों ने भी भारत को आंखें दिखाना शुरू कर दिया। और यहां तक कि एक राष्ट्र जहां पर छात्रों ने आंदोलन किया और सत्ता पलट दी, वहां की सत्ता की मुखिया ने भागकर भारत में शरण ली। जो मेरे मेमोरी में मुझे याद नहीं आता कि कभी ऐसा हुआ हुआ होगा। इसी तरीके से G7 का एक राष्ट्र कनाडा, जिसके साथ कभी भारत के बहुत अच्छे संबंध हुआ करते थे, उस देश के साथ में भारत के संबंध बहुत खराब हुए, परंतु इस पे भी किसी विदेश मंत्री या विदेश सचिव या किसी का इस्तीफा नहीं हुआ। यहां तक कि पहली बार ऐसा हुआ कि भारत के बड़े पदाधिकारियों का, बड़े लीडर्स का, बड़े ब्यूरोक्रेट्स का अमेरिका में नाम आया, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं, परंतु भारत में इस्तीफा नहीं हुआ। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्या पूरी तरीके से सिस्टम विफल हो गया है, या पूरी तरीके से सिस्टम के अंदर से अकाउंटेबिलिटी, जो जवाबदेही रहती है, वो गायब हो गई है? ऐसा क्यों है कि रेल दुर्घटनाएं हो जा रही हैं, बच्चों के एग्जामिनेशन पेपर्स लीक हो जा रहे हैं, हमारी विदेश नीति ऐसी हो रही है कि छोटे छोटे राष्ट्र हमको आंखें दिखा रहे हैं, आंखें चमका रहे हैं। और यहां तक कि भारत के अंदर भी यदि हम देखें तो किसान, जो कि भारत के इकोनॉमी का, समाज का बैकबोन है, वो किसान भी आपके खिलाफ जो है सड़कों पे उतरकर बुरी तरीके से कई सालों से जो है वो आपके खिलाफ जो है, आपकी नीतियों के खिलाफ जो है वो सड़कों पे उतरे हुए हैं। परंतु हम देख रहे हैं कि किसी भी तरीके से किसी का भी, कृषि मंत्री हो या कोई और, इस्तीफा नहीं हुआ। तो ऐसा क्या हुआ है भारत के पॉलिटिकल हिस्ट्री में कि पॉलिटिक्स से इस्तीफा नाम की जो चीज है वो कंप्लीटली गायब हो गई है। और यदि ये मोदी सरकार में हो रहा है, तो क्या इस बात की कोई गारंटी देगा कि आगे आने वाली सरकारों में भी ये प्रथा जो है ये कंटिन्यू ना रहेगी? क्या ऐसा होगा कि भाई आगे आने वाले दिनों में जो नई सरकारें आएगी वहां पर मंत्री लोग जवाबदेही लेते हुए इस्तीफा लेंगे? ऐसा मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि मोदी सरकार ने एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया है कि यहां पर बुरी से बुरी कुछ भी कार्रवाई हो, मतलब कुछ भी घटित हो जाए, परंतु उसकी जवाबदेही लेने के लिए कोई तैयार नहीं होता। आज मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मेरे एक मित्र ने मुझे थोड़ी देर पहले एक वीडियो क्लिप भेजा, जिसमें एक महिला, जिनकी कंप्लेन पे अशोका यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद, उनको अरेस्ट किया गया और उनके खिलाफ सेडिशन के चार्जेस लगाए गए। और जब उस महिला को इंडिया टुडे न्यूज चैनल ने बुलाकर प्रश्न किए कि भाई उनके ट्वीट या इंस्टाग्राम मैसेज में कहां ऐसा कुछ भी आपको नजर आ रहा है जो देश के खिलाफ जाता है, या महिलाओं के खिलाफ जाता है, या आर्मी के खिलाफ जाता है, कहां सेडिशन के चार्जेस जो हैं वो अट्रैक्ट करने वाली इन्होंने लाइन लिखी है, तो महिला कोई जवाब नहीं दे पाती है। अब सवाल ये उठता है कि जिस किसी ने भी ये केस रजिस्टर किया या जिस किसी ने भी अरेस्ट किया, उसकी अकाउंटेबिलिटी, उसकी जवाबदेही क्या बनती है? क्या उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क नहीं उठेगा? सवाल ये भी उठता है, हमने देखा कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कुछ दिनों पहले एक स्किर्मिश हुआ। वॉर या कॉन्फ्लिक्ट का नाम देना इसको थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। एक स्किर्मिश हुआ, और उस स्किर्मिश में हमने देखा कि इंडियन मीडिया ने जोर जोर से जो है आवाजें लगाई कि इस्लामाबाद में भारत की जो है वो सेना घुस गई है,
आपके रावलपिंडी में घुस गई है, आपका कराची पोर्ट जो है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। और ये हमने देखा कि ये सारी की सारी खबरें जो हैं, ये सारी की सारी खबरें गलत साबित हुई। मीडिया के रोल पे तो मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा, परंतु जो आज का मूल इशू है वो ये है कि अकाउंटेबिलिटी इंडियन पॉलिटिक्स से क्यों दूर हो रही है। तो दोस्तों, इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि भारत के अंदर में पिछले कई वर्षों से आप ये समझ लीजिए कि एलिटिज्म का जन्म हुआ है। एलिटिज्म यानी एक ऐसा समूह, एक ऐसा प्रभावशाली समूह जो धन से और जो अपने रसूख से, समाज में रसूख से जो है वो काफी शक्तिशाली है, काफी ताकतवर है। ये जो एलिट वर्ग के लोग हैं, जिनको अभिजातीय वर्ग भी कहा जाता है, ये अभिजातीय वर्ग जो है ये सत्ता में आज पदासीन है। और दुख की बात ये है कि ये जो सत्ता में पदासीन हुए हैं, ये अभिजातीय वर्ग या एलिट लोग, ये आए थे एक चौकीदार के नाम पे, एक चाय वाले के नाम पे। यानी लोगों को ये बताया गया कि आम आदमी की सोच में विश्वास रखने वाला, उसकी भलाई के लिए काम करने वाले व्यक्ति जो है उसको आप सत्ता में ला रहे हो भाजपा को वोट देके। परंतु हुआ ये कि जैसे ही वो व्यक्ति सत्ता में आया तो उसके इर्द गिर्द हमने देखा कि एक एलीट क्लास जो है वो बिल्ड हो रहा है, जहां पे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े बिजनेसमैन, ये प्रभावशाली जो लोग हैं, बड़े बड़े वकील, ये उनके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए। भारत का फाइनेंस मिनिस्ट्री अरुण जेटली को दे दिया गया, जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं था फाइनेंस का, वकील थी। ऐसी आप देखिए कि मतलब आप देखेंगे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो आर.के. सिंह टाइप, जो होम सेक्रेटरी रहे, वो बीजेपी ज्वाइन करते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं। और फिर 2019 के कैबिनेट में हमने देखा कि ऊर्जा मंत्रालय उनको दिया गया है। ठीक है, ऐसी हरदीप सिंह पुरी आप देख लीजिए, ऐसी आप जो विदेश मंत्री हैं हमारे जयशंकर जी, उनको आप देख लीजिए, ऐसी आप अश्वनी वैष्णव जी को देख लीजिए। ये सीमेंस में थे पहले, सीमेंस से जनरल इलेक्ट्रिक्स में गए, ये ब्यूरोक्रेट थे, ब्यूरोक्रेसी छोड़ी, प्राइवेट सेक्टर में आए और प्राइवेट सेक्टर से वापस से ये गवर्नमेंट में आ गए। यानी ये रिवॉल्विंग डोर बड़ा अच्छा चल रहा है कि आप पहले गवर्नमेंट से, ब्यूरोक्रेट से आप प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हो, प्राइवेट सेक्टर से आप पॉलिटिशियन बन जा रहे हो। यही रिवॉल्विंग डोर जो है हम ये देख रहे हैं कि बड़े मजे से जो है वो ब्यूरोक्रेट, जज, यहां तक कि बंगाल इलेक्शन में, लोकसभा इस इलेक्शन में हमने देखा कि बंगाल से एक जज ने, जो हाईकोर्ट जज था, उसने इलेक्शन लड़ा। तो ये बड़ी मजे से ये जो रिवॉल्विंग डोर प्रोसेस चल रहा है, जहां पे जज, जहां पे आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स ये नौकरी छोड़ के जो है गवर्नमेंट में आ रहे हैं, या नौकरी छोड़ के प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं और प्राइवेट सेक्टर से फिर गवर्नमेंट जॉब में आ रहे हैं। तो इन एलीट लोगों का किसी भी तरीके से जो जवाबदेही है, जो अकाउंटेबिलिटी है, वो आपके और मेरे प्रति, कॉमन मैन के प्रति नहीं है। इनकी जवाबदेही जो है वो वही सत्ता के केंद्र में बैठे हुए व्यक्ति के प्रति है, जो इनको इंपॉर्टेंट रोल्स पे बैठा रहा है। यहाँ पे मैं इशारा कर रहा हूं नरेंद्र मोदी जी की तरफ, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, और एक सेमी प्राइम मिनिस्टर अमित शाह जी की तरफ। हमको कतई पता नहीं चलता है कि भाई एग्जामिनेशन पेपर्स यदि लीक हुए हैं तो उसके वो क्या रीजंस थे, क्या लूप होल्स थे, कौन लोग जिम्मेदार थे, क्या कार्रवाई हो रही है, किसी को कुछ भी नहीं पता। पुलवामा में 40 लोग मर, सीआरपीएफ के हमारे 40 जवान मर जाते हैं, आज तक हमें पता नहीं चला कि भाई क्या चूक हुई थी और कौन उसका जिम्मेदार था, और उसने जवाबदेही ली कि नहीं। तो ये जो देश की पॉलिटिक्स से कंप्लीटली जवाबदेही गायब हो रही है, अकाउंटेबिलिटी गायब हो रही है, उसका रीजन ये है कि आज देश के पॉलिटिक्स में एलीट वर्ग जो है, अभिजातीय वर्ग जो है, वो हावी हो गया है। ये रेजिग्नेशंस उस वक्त हुआ करते थे जब समाज के अंदर में प्रेशर ग्रुप्स थे, लेबर क्लास था, यूनियंस हुआ करती थी। यूनियन जो है वो गवर्नमेंट के ऊपर में प्रेशर बनाती थी यदि गवर्नमेंट किसी भी तरीके का गलत काम करती थी। बड़े बड़े किसान लीडर हुआ करते थे, किसान नेता थे। जब भी किसान के किसी भी इशू के ऊपर में दिखता था कि किसानों के स्वाभिमान पे या किसानों के हितों पे कुठाराघात होगा, तो ये बड़े बड़े किसान लीडर जो हैं ये आवाज उठाते थे। लेबर इकोनॉमिक समझने वाले जो हैं वो पॉलिटिशियंस हुआ करते थे, मधु दंडवते टाइप, मधु लिमिया टाइप लेबर यूनियन के बड़े बड़े लीडर हुआ करते थे, जॉर्ज फर्नांडिस टाइप बड़े बड़े लेबर यूनियन के लीडर्स हुआ करते थे।
आज लेबर क्लास कंप्लीटली उसको खत्म कर दिया गया है। आज बड़े बड़े किसान लीडर के नाम पे आपको जो है ठेंगा, एक भी लीडर कहीं भी नजर नहीं आएंगे। एनजीओ जिनकी बहुत ज्यादा दखल हुआ करती थी, एटलीस्ट 2004 से लेके 2014 तक के समय में जो हमने देखा कि प्रेशर बनाती थी, वो एनजीओ पूरी तरीके से निस्त नाबूद कर दी गई है। अरविंद केजरीवाल एक बड़ा सक्सेसफुल एनजीओ दिल्ली में चलाते थे। हमने देखा कि कैसे 2010 से लेके 2013 के बीच में उनको कांग्रेस ने पूरा स्पेस दिया कि वो अपने प्रोटेस्ट को रजिस्टर करें, और इसी कारण से एक आम आदमी पार्टी नाम की पॉलिटिकल आउटफिट जो है वो हमें नजर आई, जो क्रांति से, रेवोल्यूशन से जिसका जन्म हुआ। परंतु सवाल ये उठता है कि क्या अब ये क्रांति, क्या अब ये रेवोल्यूशन, इसकी किसी भी तरीके से स्थिति जो है वो आगे आने वाले दिनों में बन पाएगी? जब एनजीओ को निस्तनाबूद किया जा रहा है, जब किसान 4 साल से आंदोलन कर रहे हैं और उनके प्रति कोई ध्यान देने वाला नहीं है, जब लेबर क्लास कंप्लीटली फिनिश हो गया, वैनिश हो गया, और जब इंडियन मिडिल क्लास इन्फ्लेशन के मार से जो है, इन्फ्लेशन की बोझ से मरा पड़ा हुआ है, तब ऐसे वक्त में सवाल उठता है कि सरकार के खिलाफ आवाज कौन उठाएगा? सवाल यह भी बनता है कि इतनी मुसीबतों के बाद भी सरकार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए लोग एकत्रित क्यों नहीं हुए? और उसका कारण यह है कि ये जो पहले ब्रिजेस हुआ करते थे प्रेशर ग्रुप के, ये तो खत्म हो गए। तो मैं अपने घर में बैठ के, भली मेरे अंदर कितना भी क्रोध है, मेरे पास में कोई प्लेटफॉर्म नहीं है जहां पर मैं लाखों हजारों लोगों के साथ जुड़ के एक मास प्रोटेस्ट कर सकूं। डेमोक्रेसी ने जो मुझे अधिकार दिया है, उस प्रोटेस्ट को लॉन्च करने के लिए मेरे पास में आज की डेट में किसी भी तरीके का प्लेटफॉर्म नहीं बचा है। सिर्फ ये एक प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा मैं आप लोग के सामने अपने व्यूज प्रेजेंट कर रहा हूं। ये भी प्लेटफॉर्म कितने दिन रहेगा कोई बता नहीं सकता। चैनल जो है उठा के कभी भी बंद किए जा रहे हैं, और कारण जो है वो नेशनल सिक्योरिटी, 4 PM के केस में हमने देखा, नेशनल सिक्योरिटी का उन्होंने कारण बताया, और फिर 2 हफ्ते बाद खोल भी दिया। तो जो चैनल 2 हफ्ते पहले तक नेशनल सिक्योरिटी के लिए कंसर्न था, वो 2 हफ्ते बाद कैसे नेशनल सिक्योरिटी के लिए कंसर्न नहीं रहा, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। दोस्तों, ये जो एलीट क्लास का जो जन्म हुआ इंडियन पॉलिटिक्स में, जहां पर नेता जो है वो बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स और बड़े बड़े वकील और बड़े बड़े डॉक्टर्स बन के आए हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी जो है ये अपने क्लास के लोगों के साथ में है। ये लेबर क्लास या मिडिल क्लास के साथ में नहीं है, या किसानों के साथ में नहीं है। यदि कोई आदमी ब्यूरोक्रेसी से आ रहा है तो आप देखिए वो बाकी जो अपने ब्यूरोक्रेटिक फ्रेटर्निटी के लोग हैं वो उनके प्रति ही जो है थोड़ी बहुत सहानुभूति रखेगा, अन्यथा आपको सहानुभूति कहीं नजर नहीं आएगी। तो सवाल ये उठता है कि जब इतनी निर्मम सरकार हो गई है, जब वो आम आदमी की आवाज उठाने के हर तंत्र को उसने निस्त नाबूद कर दिया है, तब ऐसे वक्त में जनता क्यों नहीं खड़ी हो रही है? पॉलिटिकल पार्टीज जो अपोजिशन पार्टीज है वो क्यों नहीं खड़े हो रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आप बोलोगे कि अपोजिशन पार्टीज को ईडी और सीबीआई का डंडा दिखा के डरा दिया गया, तो वो अपोजिशन पार्टी मतलब एक प्रजातंत्र में अपोजिशन है ही क्या जब वो ईडी और सीबीआई से डर जा रहे हैं? जब पुतिन के राष्ट्र में हम देख रहे हैं कि नेवल्नी जैसा, गैरी कैस्परोव जैसा, मतलब इस टाइप, बोरिस नाम मैं भूल रहा हूं उनका, बहुत बड़े बिजनेसमैन थे जिनको काफी दिनों तक इन्होंने अरेस्ट करके रखा, वो यूकोस के ओनर थे, मैं नाम याद में आएगा तो मैं बताऊंगा। तो ऐसे बड़े बड़े लोग जब पुतिन के शासन में आवाज उठा सकते हैं, तो भारत में अभी उतनी बुरी स्थिति नहीं है, भारत में क्यों नहीं लोग आवाज उठा रहे हैं? इसका रीजन यह है कि अपोजिशन पार्टीज जो है, अपोजिशन पार्टीज के अंदर भी एलीट वर्ग जो है उसने अपना पूरा का पूरा जो है एक समझ लीजिए कि साम्राज्य स्थापित कर दिया है। मिखाइल खार्दोवस्की जो बिजनेसमैन जिनकी मैं बात कर रहा था, यूकोस के ओनर, उनका नाम मिखाइल है, जिनको काफी दिनों तक अरेस्ट करके रखा था और अभी छोड़ दिया गया। तो अब ये सवाल ये उठता है कि अपोजिशन पार्टीज, एलीट वर्ग जो वहां पे हावी है, उसके कारण ये आवाज नहीं उठा पा रहे हैं सत्ता में बैठे हुए लोगों के खिलाफ, क्योंकि सत्ता में बैठे हुए लोग भी एलीट है और ये भी एलीट है। और ये एलीट के कारण जो है जनता, मेरे और आपके जैसे जो लोग हैं, हमारे मुद्दे जो हैं वो गौन हो गए हैं, वो छोटे हो गए हैं, उनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है।
दोस्तों ये 1980 से भारत के पॉलिटिकल चरित्र में, कैरेक्टर में कुछ चेंजेस आए। उसके पहले तक तो बड़े बड़े हमने देखा है कि मधु लिमिये, मधु दंडवते, जॉर्ज फर्नांडिस टाइप, चंद्रशेखर टाइप बड़े लीडर्स हुए जो लेबर क्लास की बात करते थे, जो मिडिल क्लास की बात करते थे, जो किसानों की बात करते थे। सडनली 1980 से हमने देखा कि मिड 90 से कि इस तरीके के लीडर्स जो है थोड़े बैकफुट पे गए, और नटवर सिंह, अजीत जोगी, मतलब ब्यूरोक्रेट्स लोगों ने जो है उन्होंने ज्वाइन करना चालू किया उस टाइम की जो शासन करने वाली पार्टी थी। परंतु उस टाइम में भी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, बफोर्स का मामला आया, शाहबानो केस हुए, इन सब, और एलिट क्लास का एकदम से पॉलिटिक्स में हावी होते हुए देख के, है ना, जनता बड़ी क्रुद्ध हुई, और जनता ने क्रोध में जो है शासन को बदला। अब एकमेव पार्टी जिसको मैं मानता हूं जो लेबर क्लास की बात करता था, जो वर्कर्स की बात करता था, जो किसानों की बात करता था, वो पार्टी थी जनता दल। ये जनता दल एलीट क्लास के लोगों के लिए इतना बड़ा भय, डर हो गया था, और कुछ कह लें कि वीपी सिंह की मूर्खता भी थी कि इस पार्टी के ना जाने कितने दर्जन टुकड़े हुए। बीजू जनता दल उड़ीसा में बन गया, समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह की यूपी में बन गई, बिहार में आरजेडी बन गया, कर्नाटक में देवी गौड़ा जी चले गए। आई मीन जो पार्टी इतनी सशक्त थी, जो इस समाज के दबे कुचले लोगों और मिडिल क्लास के लिए बात करती थी, उस पार्टी का एलिट लोगों ने मिलकर ऐसा हश्र किया कि उसके कई टुकड़े हुए। और हमने फिर उसके 1990s के बाद से देखा कि सिर्फ एलिट ही एलिट आपको अपोजिशन में भी नजर आएंगे, और वही एलिट क्लास के लोग आपको गवर्निंग पार्टी में भी नजर आएंगे। कांग्रेस यदि आप 2004 से 2014 के बीच में देखें तो प्रधानमंत्री हमारे टेक्नोक्रेट थे, मनमोहन सिंह जी, बहुत ईमानदार, बहुत अच्छे, बहुत टैलेंटेड थे, पर आए तो वो ब्यूरोक्रेसी से ही थे, जनता के चुने हुए नुमाइंदे नहीं थे। वैसे आप देख लीजिए उस पूरी की पूरी जो 10 साल का पीरियड है, उसमें किस तरीके के लोग आए, बड़े बड़े वकील आए, वकीलों ने तो कांग्रेस पार्टी को पूरा हाईजैक कर लिया था। आप नाम ले लीजिए, कपिल सिब्बल से लेके, सलमान खुर्शीद से लेके, वो अश्विनी कुमार से लेके, आई मीन आप नाम लीजिए लीडर्स के और आपको पता चलेगा। आनंद कुमार हुए, ये जितने, आनंद सिंह, जितने भी बड़े बड़े ये लीडर्स हैं, ये सब के सब लॉयर्स थे। और यही कुछ हाल हमको बीजेपी में भी नजर आया कि रविशंकर प्रसाद हो, चाहे आपके अरुण जेटली हो, ये सारे पॉलिटिकल बैकग्राउंड से आने वाले लोग थे, चाहे भूपेंद्र यादव हो, ठीक है। परंतु जो मेन चीज परिवर्तित हुई वो ये परिवर्तित हुई कि एक तरफ एलीट जो है वो ऊपर बढ़ रहा था, और वहीं दूसरी तरफ लेबर क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसानों को रिप्रेजेंट करने के लिए, मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करने वाले जो लीडर थे वो कंप्लीटली इंडियन पॉलिटिकल लैंडस्केप से वैनिश हो रहे थे, गायब हो रहे थे। तो ये राइज ऑफ एलिटिज्म जो है, ये जो पिछले 30-40 साल का भारत का जो धीरे धीरे हमने देखा कि एलिट जो है वो घुसते चले गए, ये एलिट कंप्लीटली कॉर्पोरेट्स द्वारा जो है फंडेड है, सपोर्टेड है। यही रीजन है कि आप देखिए कि इनमें से एक भी पुराने आए हुए ब्यूरोक्रेट ने किसी भी इंडियन कॉर्पोरेट के हितों के अगेंस्ट में जाके कोई काम नहीं किया। और यहां तक कि मतलब मुझे ताज्जुब भी होता है कि गवर्नमेंट की जो एजेंसीज हैं उसके अंदर में भी हमें नजर आ रहा है कि कॉर्पोरेट कैसे अपने लोगों को घुसा रहे। आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूं समझाने के लिए। सेबी का काम था कि वो सिक्योरिटीज मार्केट को प्रोटेक्ट करे, उसके ऊपर में नजर बना के रखें। हुआ ये कि आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की जो सीईओ थी, वहां की पदाधिकारी, बड़ी पदाधिकारी, उसको ही उठा के सेबी का चेयरमैन बना दिया गया। जो सेबी, जो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की को जो है वो कुछ गलत ना करे, इस पे निगरानी रखने का जिसके पास काम था, उसी की कर्ता धर्ता जो थी उनको उठा के आपने सेबी चेयरमैन बना दिया। और बहुत गाजे बाजे के साथ कहा गया कि देखिए सेबी के अंदर में प्राइवेट सेक्टर ने एंटर किया, और अब आने वाले दिनों में आप देखिएगा कितनी ट्रांसपेरेंसी आई। और हमने अदानी प्रकरण में देखा कि क्या ट्रांसपेरेंसी आई। आज अदानी प्रकरण को हुए 2.5 साल हो गए, अभी तक गवर्नमेंट की रिपोर्ट नहीं आई है, यानी सेबी की रिपोर्ट नहीं आई है कि भैया एक्चुअल में गड़बड़ी हुई कहां थी। तो ये बताता है कि जो एलीट क्लास को ये बोल के लाया जाता है कि ये लोग टेक्नोक्रेट हैं, ये लोग अपने काम को समझते हैं,
बड़ी वफादारी के साथ में अपने काम को कर सकते हैं, ये एक मिथ्य है, ये एक मिथ है, ये एक झूठ है। ये जो एलिट क्लास को लेके आया गया है, जो भारत की ब्यूरोक्रेसी से पॉलिटिक्स में एंटर मार रहे हैं, ये सिर्फ लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि ये जो बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स हैं उनके हितों की रक्षा कर सके। इनका किसी भी तरीके से भारत की मिडिल क्लास या भारत के लेबर क्लास या किसानों के प्रति किसी भी तरीके की कोई वफादारी नहीं है। ये जो चेंज हुआ है, कहाँ भी ऐसा जाता है कि अमेरिका में जो होता है 10-15 साल बाद इंडिया में आता है। तो इस चीज की शुरुआत कहाँ से हुई थी? ये इंडिया से नहीं हुई थी। इस चीज का शुरुआत अमेरिका से हुई थी। 1968 में जब ह्यूबर्ट हम्फ्री रिचर्ड निक्सन के अगेंस्ट इलेक्शन हारे, ह्यूबर्ट हम्फ्री डेमोक्रेट पार्टी के प्रतिनिधि थे, नॉमिनी थे, वो रिपब्लिकन रिचर्ड निक्सन से इलेक्शन हारे। जब रिचर्ड निक्सन से वो इलेक्शन हारे तो एक बड़ा डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर में सवाल उठा कि भाई कांग्रेस, यानी वहां कांग्रेस का मतलब हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव और सेनेट है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा होता है, अमेरिका में सेनेट यानी राज्यसभा अपने इंडिया के समझ लीजिए, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव यानी कि लोकसभा समझ लीजिए। तो सेनेट और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को मिला के बोला जाता है कांग्रेस। तो वहां डेमोक्रेटिक पार्टी में मंथन हुआ कि भाई कांग्रेस के दोनों जो सदन है वहां पे डेमोक्रेटिक पार्टी का राज है, पिछले 8 साल से डेमोक्रेटिक पार्टी राज कर रही है, तो रिपब्लिकन्स कैसे जीते? और वो भी रिचर्ड निक्सन, जिसको जॉन एफ कैनेडी जो हमारे डेमोक्रेटिक नॉमिनी थे उन्होंने हारा है, वो रिचर्ड निक्सन जो हारने के बाद में 1960 का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, 1962 में जाके गवर्नर का इलेक्शन उन्होंने लड़ा कैलिफोर्निया में, और वो कैलिफोर्निया के गवर्नर का भी इलेक्शन हार गए थे 1962 में। उनको हराने वाले जो लीडर थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, किसी आगे के एपिसोड में बताऊंगा। परंतु ऐसे कैंडिडेट ने आके जब ह्यूबर्ट हम्फ्री को हराया तो डेमोक्रेटिक पार्टी जो लेबर क्लास की पार्टी मानी जाती थी, वो पार्टी के अंदर बहुत गहन मंथन हुआ और उन्होंने एक मैकगोवन कमीशन बनाया। जो जॉर्ज मैकगोवन करके जो पॉलिटिशियन थे, सीनियर डेमोक्रेटिक पॉलिटिशियन, उनके अंडर में एक कमेटी बैठी और उस कमेटी ने ये कहा कि भाई दुनिया बदल रही है और दुनिया जो है अब नए नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उस तरफ बढ़ रही है। ये दुनिया जो है वो रूजवेल्ट के जमाने की दुनिया नहीं है कि फैक्ट्री प्रोड्यूसर और कैपिटल यानी मालिक, पूंजीपति और लेबर के बीच में जो है इनके बीच में संघर्ष हो रहा है। अब एक नई एजुकेटेड नॉलेज इकोनॉमी का विकास हो रहा है। 1965 में जहां तक मुझे याद आ रहा है, रॉबर्ट नॉयसी ने सिलिकॉन चिप बना दिया था। रॉबर्ट नॉयसी इनफैक्ट उनसे 1 साल पहले जैक किर्बी करके थे, उन्होंने चिप बनाया था, परंतु वो जर्मेनियन चिप था, और जो इन्होंने बनाया रॉबर्ट नॉयस ने वो सिलिकॉन चिप था। उसी से सिलिकॉन वैली का नाम आया। ये जो रॉबर्ट नॉयस थे ये इंटेल के फाउंडर थे। 1968 में उन्होंने इंटेल नाम की कंपनी जो है उसको बनाया था। पर ये विलियम शॉकली, जो ट्रांजिस्टर, जो हम रेडियो सुनते थे, ट्रांजिस्टर के फाउंडर थे विलियम शॉकली के साथ ये काम किया करते थे रॉबर्ट नॉयसी। तो उन्होंने वो छोड़ के पहले फेयरचाइल्ड सेमीकंडक्टर में गए और फिर उसके बाद में उन्होंने इंटेल 1968 में जो है वो शुरुआत की। तो ये सारी चीजें मैकगोवन कमीशन ने पकड़ी कि भाई कैसे इकोनॉमी में चेंजेस आ रहे हैं, और सिलिकॉन वैली का उदय हो चुका था। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो मिडिल क्लास के नॉलेज इकोनॉमी की तरफ बढ़ रहे थे। तो डेमोक्रेटिक पार्टी ने ये कहा कि अब हम लेबर क्लास नहीं, अब हम पढ़े लिखे लोग जो है वो नॉलेज क्लास की तरफ ध्यान देंगे, और धीरे धीरे ये नॉलेज क्लास एलीट क्लास में चेंज हो गया। यहीं से बड़े बड़े सीईओज आए, यहीं से बड़े बड़े वॉल स्ट्रीट में काम करने वाले लोग आए, कैपिटलिस्ट आए। तो जो डेमोक्रेटिक पार्टी जो रूजवेल्ट की पार्टी थी, फ्रैंकलिन डिलानो रूजवेल्ट की, जो लेबर्स के बारे में बात करती थी, जिसने न्यू डील जैसी एक ऐसी एक ऐसा शासन स्थापित किया अमेरिका में, जो लेबर के बारे में बात करता था, दबे कुचले लोगों के बारे में बात करता था, और ये कहा जाता था कि फ्रॉम मतलब क्रैडल टू ग्रेव आपका यदि कोई ध्यान रखने वाला है तो वो सरकार है। वो चीज जो है रूजवेल्ट की पार्टी, उन्होंने लेबर क्लास को जो है उसका साथ छोड़ा और वो आ गए आपके एलीट क्लास के साथ में। और हमने देखा कि फिर कैसे धीरे धीरे जो है वो डेमोक्रेटिक पार्टी कंप्लीटली एलीट पार्टी में कन्वर्ट हुई, और इसी कारण वहां पे पॉपुलिस्ट डोनाल्ड ट्रंप टाइप के लीडर का जन्म हुआ।
हालांकि मैं इसके ऊपर में सेपरेट अलग से बड़ा एपिसोड बनाऊंगा, परंतु ये मैंने आपको एक बैकग्राउंडर इसलिए दिया कि इंडिया में भी ये जो अमेरिका के डेवलपमेंट्स हुए वही इंडिया में भी आए, और हमने देखा कि इंडिया में भी जो वहां 1970s में हो रहा था, इंडिया में वो मिड 1980s 1990s से शुरुआत हुआ, और उसका अब हम ये देख रहे हैं कि अब ऐसी स्थिति आ गई है कि इस देश के अंदर में संघर्ष जो है, संघर्ष करने वाले लोग जो है वो कंप्लीटली गायब हो गए हैं। इसलिए ये ब्यूरोक्रेट्स, ये एलीट, ये पॉलिटिशियंस, ये कुछ भी गलती करके जो है बच जा रहे हैं, क्योंकि इनके ऊपर निशाना साधने वाले, इनके कार्यों पे प्रश्न उठाने वाले लोग जो हैं, वो संगठन जो है वो कंप्लीटली गायब हो गए हैं। तो दोस्तों, आई होप कि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। आपको मालूम है मैं स्क्रिप्ट बना के बोलता नहीं हूँ, मेमोरी से अपनी बोलता हूँ। इसलिए हो सकता है कई बार मैं अलग हटके थोड़ा तारतम्य मेरा कट जाता है, क्योंकि जैसे जैसे जो दिमाग में आता है बोलते हुए वो मैं ऑटोमेटिकली बोलता हूँ। तो आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। यदि आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा तो प्लीज इसको शेयर कीजिएगा इस वीडियो को, और लाइक कीजिएगा। और मेरी आप सभी के साथ गुजारिश है कि आप इस चैनल के पेड मेंबर बने, ज्वाइन करें, क्योंकि यदि हमें अच्छा आप लोगों से समर्थन मिलेगा तभी हम इस चैनल को थोड़ा सा और प्रोफेशनल और बड़ा बना पाएंगे। धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट।